मैनिया में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, याद रखिएगा। मैनिक एपिसोड में साइकोथेरेपी करने की कोशिश करना अपने आप को खतरे में डालने वाली बात है। और मैनिक एपिसोड बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ इट्स वेरी कॉमन के बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं। और उस स्टेट में भी जब कोई शख्स मैनिक एपिसोड में, तो आपने क्या करना होता है, मेडिकेशन के लिए आप भेजेंगे। खुद तो नहीं लिखते मेडिसिन, ये भी बहुत होता है, यू नो दैट। पता है आपको माशरे में क्या क्या हो रहा है, पर प्लीज़ आप लोग वो ना बनिएगा, ठीक। और वो काम करें जो लार्जर स्केल पे आपको बेनिफिट देगी। आप बीइंग अ थेरेपिस्ट अभी स्टार्ट करेंगे ना, तो जो हैं उसकी बेस पे करेंगे, तो लार्जर इम्पैक्ट में आप आज से 10 साल बाद उस लेवल पर होंगे कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो शॉर्टकट का बिल्कुल ये होगा कि आज हो सकता है आप पकड़ में ना आए, लेकिन बहुत जल्दी आप पकड़े जाएंगे और लोग भी आपको पसंद नहीं कर रहे होंगे और हर तरफ आपकी सिचुएशन ख़राब ही रहेगी। तो कंसिस्टेंट रहने का सबसे बेस्ट तरीका कार ये, फॉलो एथिकल प्रिंसिपल्स फर्स्ट थिंग, और जो आप हो बस वही रहो, क्योंकि आपका जो होना है, जिसके सर्टिफाइड हैं आप, जिसकी कॉम्पिटेंसी है, उसी को प्रैक्टिस करने का आपको बेनिफिट मिलता है। इनिशियल केस कंसेप्चुअलाइजेशन है, डीबीटी के अंदर क्या करना होता है आपको। जो सबसे पहली चीज़ है ना, एग्रीमेंट ज़रूरी है सबसे पहला। अगर आपका मेरा एग्रीमेंट नहीं है कि हम एक ख़ास प्रॉब्लम पे बात करें, तो हम बात कर सकते हैं? नहीं हो सकती ना। एग्रीमेंट का मतलब, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, थेरेपी के लिए ना मोटिवेशन था जस्ट टू सीक थेरेपी, तो उसमें पार्शल एग्रीमेंट तो होता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, वो आपको खुद ही बता देगा बाज़-औक़ात कि मुझे समझ तो नहीं आता कि मुझे क्या चेंज करना, बट इफ़ यू आर सेइंग विल सी दैट एग्रीमेंट, वो भी ओके है। बेसिक एग्रीमेंट इतना भी इनिशियली हो तो इट्स नॉट बैड, क्योंकि फिर आपकी कॉम्पिटेंसी है कि आप उसे उस लेवल पर कैसे लेकर जाते हैं। लेकिन अगर उसका रेजिस्टेंस लेवल हाई है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन पहला ही फेज़ ये कि आपने उसके साथ एग्रीमेंट करना है कि किस प्रॉब्लम को, किस इशू को हमने एड्रेस करना है। बाज़ औक़ात आपको लगता है कि ये वाला मसला इसका हल करेंगे तो इसके दूसरे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन पेशेंट को कुछ और लगता है। तो आपने यहाँ पर नेगोशिएट करके उस पॉइंट तक आना होता है जिस पॉइंट पर आप ख़ुद को भी ओपन करते हैं इस बात के लिए और उसको भी ओपन करते हैं। दोनों ओपननेस के साथ डिस्कशन करके उस पॉइंट तक पहुँचते हैं कि ट्रूली किस चीज़ को अभी टारगेट करना चाहिए। और उसका बेस्ट होता है प्रोस एंड कॉन्स एनालिसिस, कि अगर मैंने इस प्रॉब्लम को हल किया तो इसको हल करने के बेनिफिट क्या रहे और इस दौरान में नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये जो ऑप्शन बी मैंने बताया इसे करते हैं तो इसे करने के बेनिफिट क्या हो सकते हैं और इसे करने के नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। फिर प्रोस कॉन्स एनालिसिस के अंदर जिस तरफ ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, जो हमें ज़्यादा लगता है नंबर्स के अंदर बेहतर है, हम उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, जब तक पेशेंट उसके साथ एग्री नहीं है, जब तक आप एग्री नहीं है, तब तक वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। इसमें हायरार्की बनानी पड़ती है, क्योंकि कोई भी शख्स एक प्रॉब्लम के साथ तो नहीं आता ना। ये तो नहीं होता कि मैं बस किसी एक इशू के साथ आ गया हूँ, और डीबीटी में तो वो नहीं होता। हमने जितने डिसऑर्डर की लिस्ट की बात की वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ के साथ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्हीं में से आपने हायरार्की बनानी है कि कौन सा इशू है जिसे सबसे पहले टारगेट किया जाएगा, कौन सा इशू है जिसको लेटर ऑन बाद में टारगेट किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंसी, मतलब वो बिहेवियर जो ऑब्जर्वेबल है। फ्रीक्वेंसी तो उसी की चेंज कर सकते हैं ना, कि कितने टाइम आप गुस्सा कर रहे थे, कितने टाइम आपने सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में ख्याल आए तो उससे रोक लिया, कितने टाइम आपने जो है पिल्स उठा के खोल ली, उन्हें खाना चाहा, कितने टाइम आपने ब्लेड उठा के उसे कट करना चाहा। वो सारी चीज़ों को सिखाते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज करना प्रैक्टिस करें। हायरार्की में जो सबसे पहला टारगेट होगा वो क्या होगा? डिक्रीज किसको करना है हमने? सुसाइडल बिहेवियर। सुसाइडलिटी थॉट तो डिक्रीज नहीं कर सकते आप, थॉट्स आर ऑटोमेटिक, ठीक है। थॉट्स को रोकना आपके बस की बात, आपका मतलब है हम इंसानों के, वी कैन नॉट स्टॉप आवर थॉट्स बट वी कैन डिस्ट्रैक्ट। हम इधर से उधर किसी और तरफ जा सकते हैं, बट वो थॉट कहीं ना कहीं उस जगह पर मौजूद रहेगा। जैसे राइट नाउ आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुनते सुनते आपके दिमाग में और भी बहुत सारे ख्यालात आते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये मोटरवे है जिस पे 3-4 लेन चल रही होती हैं, तो ये 3-4 लेन के थॉट्स चल रहे हैं पैरेलल
अभी आप जो करके आए हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, अभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं और उसके साथ साथ जो आप करेंगे वो सोच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, और भूख भी लग रही होगी, लेकिन आपकी अटेंशन किस पर है? जिसको आपने प्रायोरिटी दी हुई है। आप में से कुछ अभी भी ऐसे होंगे जो यहाँ भी हैं लेकिन यहाँ नहीं है। कहाँ है? जहाँ दिल ले गया। ठीक, यहाँ रक्षा में भी हो सकते हैं, कैंटीन में भी हो सकते हैं, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो आपका टारगेट क्या है? सुसाइडलिटी को सबसे पहले टारगेट करेंगे, क्योंकि सुसाइडल बिहेवियर सबसे प्राइमरी चीज़ है। वो ठीक होगा तो ठीक का मतलब है वो लेस होगा, डिक्रीज होगा, तो बाकी चीज़ों पे भी वो हो सकता है। इसी तरह से ड्रिंकिंग बिहेवियर है, जैसे किसी की स्टेट ऐसी होती है मेडिकली उसकी किडनी पूरी तरह से डिस्टर्ब है और उस वक्त उसका अल्कोहल इंटेक करना वेरी डेंजरस, उसकी किडनीज को बराह रास्त इम्पेक्ट करेगा, तो उसे उससे रोकना ज़रूरी होता है, लेकिन रोकना उसी ने आपने प्रैक्टिस कराना। डिक्रीज ट्रीटमेंट इंटरफेयरिंग बिहेवियर्स, ट्रीटमेंट में बहुत सारे बिहेवियर्स हैं पेशेंट के जो इंटरफेयर करते हैं, लेकिन वो आपके भी हैं, आप दोनों के बिहेवियर्स होंगे जिसको मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेशंस वो अटेंड करें, अगर वो सेशन में आया ही नहीं है, मिस कर रहा है, एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पा रहा, तो इसका जो मिस करना है सेशन का, इसे कंट्रोल करना, इसकी तरफ अटेंशन लगाना कि कोई मिस क्यों कर रहा है। उसके पीछे उसके फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन उसके पीछे आपकी सर्विसेज के फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर आपकी सर्विसेज के फैक्टर्स हैं तो आप उसे मिनिमाइज़ करेंगे। वो मिनिमाइज़ होने के बाद बावजूद भी वो मिसिंग कर रहा है, तो उसके मिस करने के पीछे उसके पर्सनल फैक्टर्स हैं जो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, जिनका आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। सेशन से जल्दी भाग जाता है, सेशन प्रॉपरली आपने सेशन का एक टाइम तय है कि इतनी देर सेशन में रहना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि बस आज की बात हो गई, आज की बात के बाद वी शुड लीव, बाकी बात अगले सेशन में करें डॉक्टर साहब। आप कहते हैं ये ठीक है, आप भी यही चाह रहे थे कि जाए तो मैं अपने मोबाइल को खोल के देखूं किस किस के मैसेजेस आए हैं, ठीक है, तो आप उसके जाने को अलाउ करते हैं कि जा सकता है, लेकिन अर्ली जाना जो है वो आपने रोकना है। नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क, जो असाइनमेंट्स आपने दिए हैं, एक डेली डायरी है इसकी रिलेटेड ना, जिसमें उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम बिहेवियर्स को मेंटेन करना होता है। जो भी उसको टास्क किए गए उससे रिलेटेड जो इंटरवेंशन उसने सीखी हुई उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, उसका टिक लगाया कि अगर ये प्रॉब्लम आया था तो मैंने ये वाली इंटरवेंशन अप्लाई की, उसको उसने मेंटेन रखना होता है पूरे हफ्ते के लिए। वो नहीं करके आ रहा और वो ऐसे ही आ जाता आपके पास, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहा है आपको, बार बार कॉल्स आ रही हैं, ठीक है, ये तो होगा उसके बिहेवियर। फिर आपके बिहेवियर क्या हो सकते हैं? फेलिंग टू सिलेक्ट टारगेट फॉर सेशन, कि आज के सेशन में क्या किया जाना चाहिए, किस चीज़ को आप टारगेट करेंगे, वो आप तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। फिर है नॉट डूइंग अ चेन और सोल्यूशन एनालिसिस। चेन एनालिसिस एंड सोल्यूशन एनालिसिस बुनियादी चीज़ है, इसका किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बट यू आर नॉट डूइंग। इनवैलिडेटिंग द वैलिड, कोई ऐसी चीज़ है जो उस वक्त उसने अच्छे से की है, आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बट यू आर नॉट डूइंग दैट, आप बल्कि किसी और बिहेवियर को वैलिड कर रहे हैं और उसके इमोशनल रिस्पॉन्स पे कोई ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो उसके लिए हार्टफुल हो सकते हैं, और जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें थी उस पर ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, देन इट्स रियली बैड थिंग। फिर है डिक्रीज सीवियर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंटरफेयरिंग बिहेवियर्स इंक्लूडिंग साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। कोमॉर्बिड डिसऑर्डर अगर उसके साथ है, कोई और डिसऑर्डर है, तो उसे डिक्रीज़ करने की एफर्ट करेंगे। जैसे हमने अभी मैनिया की बात की, अगर मैनिक एपिसोड उसका एक्टिव है तो क्या करना है? साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना है कि वो जाए मेडिकेशन करे, उसका जो मैनिक एपिसोड है वो मिनिमाइज़ हो, फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। वो बिहेवियर जिन्हें इंटरवेंशन करनी चाहिए कौन कौन से हो सकते हैं? इतना ज़ोर ज़ोर से लाउडली शाउट करते हैं घर में, इतना शदीद झगड़ा करते हैं कि पड़ोस से जो है ना इन्फॉर्मेशन चली जाती है, पड़ोसी इंटरफेयर करते हैं। हमारे कल्चर में तो पड़ोसी पुलिस को कॉल करके नहीं बताते कि वो अपनी बीवी को मार रहा है या वो अपने शोहर को मार रही है, लेकिन गोरों के कल्चर में बता देते हैं, वो फ़ौरन कॉल करके बता देते हैं। पॉइंट इज़ दैट कि ऐसी चीज़ जो आपके घर से बाहर जा रही है उसका जाना ठीक बिहेवियर नहीं है, उसे मिनिमाइज़ करने की तरफ आपकी तवज्जो लगानी है, क्योंकि उससे रीइंफोर्स होती है। मेनली अगर आपका सोशल स्टेटस, हमारे यहाँ सोशल इंप्रेशन मैटर करता है, गोरों को सोशल इंप्रेशन मैटर नहीं करता कि पड़ोस वाला क्या सोचता है, पर हम तो सोचते हैं कि पड़ोस के पड़ोस वाला, उसके पड़ोस वाले की पड़ोस वाला, और उसकी खाला भी क्या सोचती है जो कि कहीं गुजरात में रहती है, पर वो भी हमारे लिए मैटर करती है।
कहीं ना कहीं जिससे भी हमारी नेटवर्किंग हो, कोई क्या सोच रहा है, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इन बिहेवियर को मिनिमाइज़ किया जाए। और बिहेवियर दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ग्लोबल फंक्शनिंग, सारा दिन बिस्तर में बैठे हुए हैं, मोबाइल देखे जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सारा दिन टीवी देखे जा रहे हैं और कोई एक्टिविटीज़, कोई भी फंक्शनल चीज़ें जो होनी चाहिए वो सारी स्टॉप हुई हैं। इट मीन्स कि इस बिहेवियर को आपने डिक्रीज़ करने के लिए एफर्ट करनी है। फिर इंक्रीज़ करेंगे किस चीज़ को? डिस्ट्रेस टॉलरेंस, कि वो ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, डिस्ट्रेस की सिचुएशन में वो हैंडल करें, इमोशंस को अपने रेगुलेट कर सकता हो और इंटरपर्सनल इफेक्टिविटी प्रॉपरली, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकता हो। अब आ जाते हैं जनाब कि क्या करना है हमने। सबसे पहली चीज़ है माइंडफुलनेस। माइंडफुल होने का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस। माइंडफुल होना, इस वक्त मेरी जो रियलिटी ऑफ लाइफ है ये यही है। इस वक्त इस रूम के अंदर हम बैठे हैं तो यही रूम हमारे एक्सिस के अंदर मौजूद है। इसी रूम में, इसी साउंड सिस्टम के साथ, इसी लैपटॉप के साथ, इसी स्क्रीन के साथ, इसी टेम्परेचर में हमें ये सब कुछ मैनेज करना है। इन्हीं लोगों के साथ, इसी ट्रेनर के साथ मैनेज करना है। ठीक है, ये इस वक्त हमारी माइंडफुलनेस की सिचुएशन है। इसमें आने वाले जो डिफरेंट थॉट्स हैं उन्हें भी आने देना है, क्योंकि किसी थॉट को रोकने की कोशिश करना मतलब यू आर पेइंग अटेंशन। अटेंशन पे करने का मतलब है आपका इंक्लिनेशन उस तरफ जा रहा है, तो डोंट पे अटेंशन। जस्ट नेचुरल फ्लो में जो चीज़ जिस तरह से चल रही है उसे चलने दिया जाए। अब आप मुझे बताइए कि आपको अपनी चप्पलों में इस वक्त क्या फील हो रहा है? जब तक मैंने चप्पलों का जिक्र नहीं किया था, किसी का दिमाग भी था चप्पलों की तरफ? मैंने जैसे ही कहा सिर्फ उसका था जिसको वाकईतन ठंड लग रही थी ना, जिसके पाँव उस वक्त सुन हो रहे थे, तो उसका दिमाग उस तरफ था। अदरवाइज जैसे मैंने ये बात की तो आपके दिमाग ने मैसेज कहाँ भेजा? फौरन पाँव की तरफ, कि आपके शूज इस वक्त जो इंटरनली क्या फील कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर क्या है, किस तरह से। हाथों को ऐसे करें जरा, लेट्स डू इट, जोर से जोर से जोर से। और उसके बाद यहां लगा के देखें, टेम्परेचर चेंज हो रहा है हाथों का, एंड टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपको पता चल रहा है। अच्छा, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें ये भी फीलिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स का कनेक्शन खत्म हो जाता है। आपका हाथ, आपको अपना हाथ नहीं लगता। ये सिचुएशन जो इस वक्त नमनेस कह दीजिए, नमनेस तो फिर भी ना हम वो महसूस करते हैं कि दिस इज मी, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, तो वो ये भी नहीं एहसास कर पाता कि ये मेरा ही बॉडी पार्ट है, दिस इज रियल मी। उसमें भी डाउट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो माइंडफुलनेस के साथ है डिस्ट्रेस टॉलरेंस की एक्टिविटी, कि डिस्ट्रेस को कैसे, टॉलरेंस को कैसे प्रैक्टिस किया जाए। फिर इमोशनल रेगुलेशन है, फिर आपकी इंटरपर्सनल इफेक्टिविटी है। माइंडफुलनेस और डिस्ट्रेस टॉलरेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसे हमने जैसा है कि बुनियाद पे एक्सेप्ट करना होता है। इसीलिए इसके साथ जुड़ी बात क्या है? एक्सेप्टेंस की है, कि क्योंकि आप सिचुएशन तो नहीं चेंज कर सकते, तो आप उसको जो है जैसा है कि बुनियाद पे एक्सेप्ट करते हैं। डिस्ट्रेस आपकी लाइफ में है, प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को पहचानेंगे कि वो है, तभी तो आप उसका सोल्यूशन करेंगे। तो एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ पर है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन एंड देन ऑफर सोल्यूशन। लेकिन इमोशनल रेगुलेशन में जो नेगेटिव इमोशन आया है, आप अराउज हुए हैं, एग्रेसिव हैं, किसी भी चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हैं, तो इमोशन की रिकॉग्निशन करना और उसे चेंज किए बगैर तो आपका काम सिर्फ यहाँ एक्सेप्टेंस से तो वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन उसे चेंज करने के लिए आपको इंटरवेंशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। इसी तरह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बगैर एफर्ट के ठीक नहीं हो सकते, तो वहाँ आपको कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, जिसके बाद उसमें तब्दीली आने की गुंजाइश होती है। माइंडफुलनेस के लिए ये एक वाइस माइंड टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। ये सिखाया जाता है कि भाई यूज़ योर वाइस माइंड, क्योंकि आपके माइंड की जो सिचुएशन है ना, वो रीज़नेबल से इमोशनल साइड पे इधर से उधर जा रही होती है। आपने उसकी रिकग्निशन करनी है कि राइट नाउ आपका माइंड का कौन सा पोर्शन ज़्यादा फोकस में आया हुआ है, यू आर रेशनल और यू आर इमोशनल। तो रेशनल और इमोशनल सिचुएशन हो तो आपको कौन सा चूज़ करना होता है? रेशनल चूज़ करना होता है।